ओके, तो जिन लोगों ने पूरे आंसर्स नहीं दिए है ना, और उनका जो बाकी है उसको 10-10 बार लिख कर लाना है फॉर्मूले सारे के सारे, अमर, अनस, सब है ना। याद से मुझे कल एंट्री करने से पहले आप लोग दिखाएंगे, नहीं तो एंट्री नहीं करेंगे। गज है ना, फारिया आप 2 3, वो 3 4 5 है ना। कल के दिन आप वो फॉर्मूले लर्न करके आओ, डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन के, है ना। और रेफरेंस के लिए थोड़ा बहुत आप लेक्चर्स भी देखकर थोड़ा बहुत समझने के लिए वो भी कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हम लोग ने कहा था कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, है ना, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो हम लोग कह सकते हैं कि वैसे तो तीसरा चैप्टर होता है, बट हमारे लिए वो सेकंड चैप्टर कहेंगे हम लोग इसे, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इसे हम लोग 1D करके भी कहते हैं, 1 डायमेंशनल मोशन भी कहा जाता है। अब साफ चीज़ समझ में आ रही है यहाँ पे कि पार्टिकल सीधे सीधे जाने वाला है और उसकी बिहेवियर को स्टडी करना है ना। उसकी स्पीड क्या रहेगी, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, उसका टाइम कितना टाइम लगेगा वो डिस्प्लेसमेंट के लिए, वो सारी चीज़ों को अपने को स्टडी करना है। सबसे पहले मैं इसका कंटेंट बता देता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं, हम किस ऑर्डर में से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कंटेंट, सबसे पहली चीज़ जो हम लोग इसके अंदर पढ़ने वाले हैं वो रहेगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दूसरा एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। तीसरा इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी। ये पूरा डेरिवेटिव वाला है पार्ट, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी। फिर आएगा एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। फिर आएगा काइनेमेटिकल इक्वेशन फॉर एक्सेलरेटेड मोशन। उसी के अंदर अपन एक और टॉपिक पढ़ेंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी। और फिर लास्ट में आएगा आपका रिलेटिव मोशन या रिलेटिव वेलोसिटी भी कह सकते हैं, रिलेटिव मोशन। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है ये काइनेमेटिकल इक्वेशन फॉर एक्सेलरेटेड मोशन। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसी पर आते हैं, है ना। तो इस पर ख़ास ध्यान देंगे हम लोग। बट जैसे पिछले साल इस पर आया था एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी पे, और बहुत आसान क्वेश्चन आया था। मैं आपको इजी, मॉडरेट, हार्ड तीनों भी कराऊंगा, है ना, तीनों टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा। बट डोंट वरी, नीट का लेवल बहुत आसान होता है। हो सकता है जब मैं मॉडरेट और हार्ड लेवल पे जाऊंगा तो थोड़ी देर के लिए आप थोड़े से वो हो जाएंगे, डिप्रेस हो जाएंगे, अरे बाप क्या खतरनाक क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर। बट वो सिर्फ आपको प्रैक्टिस कराने के लिए, नॉलेज बढ़ाने के लिए, ब्रेन को शार्प करने के लिए। नीट में कंपैरेटिवली बहुत आसान क्वेश्चंस आएंगे, है ना। तो थोड़ा सा इत्मीनान रखना। इवन टेस्ट पेपर्स में भी कुछ क्वेश्चंस बहुत ही माइंड बॉगलिंग आ जाएंगे, मगर सिर्फ आपको थोड़ा सा लेवल बढ़ाने के लिए हम लोग वो सब करते हैं। ठीक है, कंटेंट लिख लो, फिर हम स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट।
आज ओरल टेस्ट में ज़्यादा टाइम चला गया, नहीं तो मेरा इरादा था आज ही इसको पूरा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को ख़त्म कर देने का, तो शायद वो कल तक जाएगा। टाइम क्या हो रहा अभी? ठीक है, चलो नहीं हो पाएगा आज। ऐसे ही चलो, इधर ध्यान दो। कहकशा मेरे को पिछला 10 और इस बार का 10 भी चाहिए लिखा हुआ, अभी अच्छा याद आया मेरे को, है ना। और अगर नहीं मिला तो कल 20 बार लिख के लाना। लिख के लाए, बहुत अच्छी बात है। फास्ट है। इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, यहाँ हमें डेरिवेटिव का यूज़ करना पड़ता है। चलिए, हुआ बेटा? बी फास्ट। डन। सिर्फ 2 मिनट रुक रहा हूं मैं, फिर इरेज करने वाला हूं। जल्दी जल्दी लिखें। हाँ, मैं बहुत लेट सोया, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी सुबह में। आके वापस मैसेज तो रात को ही कर दिया था मैंने। हाँ, रिवीजन बैचेस के लिए थोड़ा देख कर ही आया करो रोज़, है ना। अब भाई 11-12 घंटे बैचेस चलती है हमारी, ऊपर से भी जा के घर पे क्या करना पड़ता, प्रिंटिंग करो, टाइपिंग करो, डीपीपी बनाओ, टेस्ट पेपर्स बनाओ, ये सब प्रोसेस चालू रहता। तो सुबह फिर एकदम 1 बजे तक, कभी 12 बजे तक के काम चल रहा, फिर सुबह 6 बजे उठ के एकदम से आ जाओ, है ना। 5 घंटे की नींद, 5.5 घंटे की नींद, तो उसमें सब गड़बड़ होता रहता है। तो एक कंटिन्यूस नहीं चल पाते हम लोग, कभी कभार, है ना। सुबह के बैचेस में थोड़ा बहुत हो जाता है गड़बड़। चलिए, हो गया। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये बहुत आसान टॉपिक है, जो आपका जूनियर क्लासेस, मतलब जूनियर क्लासेस का मतलब होगा हाई स्कूल जाएंगे, LKG, अपर KG, वहाँ नहीं रहे भैया, हाई स्कूल में भी हो गया होगा इसका कंसेप्ट, बट कोई बात नहीं, हम फिर से सिखा देंगे। हमको मालूम है आप कितना ध्यान दिए थे उस टाइम। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, है ना। केमिस्ट्री में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को आप एक जैसा बोल दोगे, इतना गुनाह नहीं होगा, है ना। मगर फिजिक्स में आपने बोल दिया कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही चीज़ है, तो वो गुनाह कबीरा है ना, यानी सबसे बड़ा गुनाह है। तो भाई बात को ध्यान रखे, अच्छे से समझे दोनों क्या चीज़ें हैं, दोनों में क्या फ़र्क है ना। सारे इनकी प्रॉपर्टीज़ पे भी ध्यान दीजिए, ओके। इनको कैलकुलेट कैसे करते हैं, वो सब चीज़ों को अच्छे से फोकस करिएगा। तो पहले ध्यान देते हैं हम लोग डिस्टेंस पर, ठीक है। रेडी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डिस्टेंस, द लेंथ ऑफ एक्चुअल
path followed by the particle is called as distance. पार्टिकल जिस रास्ते से चलकर गया है, पार्टिकल जिस रास्ते से चलकर गया है, उस रास्ते की असल लंबाई, उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिस्टेंस. जैसे थोड़ी देर के लिए मैं बन जाता हूं पार्टिकल. अब अगर मैं कहूंगा कि ठीक है मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, है ना, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर, मैं जाकर पूरा वापस आया. जाते वक्त मैं कितना चल के गया? 4. आते वक्त कितना आया? 4. 4 और 4 8. तो यानी मैं कितना डिस्टेंस कवर करके आया? 8 मीटर का डिस्टेंस कवर करके आया. तो यानी जिस रास्ते से जाओगे, चाहे वो सीधा हो, चाहे वो टेढ़ा हो, चाहे वो गोल हो, चाहे कैसा भी हो, हर उस रास्ते की लंबाई को आपको गिनना पड़ेगा और उस लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्टेंस. आई बात समझे? फिर पॉइंट आता, अच्छा ठीक है, अगर ये डिस्टेंस है तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? कौन बताएगा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? हाँ बेटा. हाँ, डिस्प्लेसमेंट मेरा 0 हुआ. हाँ, और अच्छे से कौन बता सकता? और वेरी गुड अटेम्प्ट. ओके, ये बहुत हाई प्रोफाइल डेफिनेशन हो गया. थोड़ा और लो प्रोफाइल बताओ. हाँ सो हम बोल दे, वो पीछे ढकेल रहा. हाँ ना, उठाना भी डिस्प्लेसमेंट हो सकता. हाँ बोल, सही सही जा रहा. पाथ नहीं बोल सकते अपन. पाथ बोले तो फिर वो तो रास्ते से चल के आ रहा. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, है ना. आपने बिल्कुल सही कहा, है ना. बस थोड़ा और उसको अच्छे से इलेबोरेट करना था. आप जैसे कि मान लो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, है ना. 1 2 3 4, मैं कितना मीटर चल के गया? 4. कितना मीटर? 4. मैं ऐसा पलटा, 1 2. अब कितना मीटर चल के गया? 2. 1 2 3 4, है ना. देख, अगर तूने मेरा डिस्टेंस, सॉरी, अगर मेरा मोशन देखा होगा तूने, मैं ऐसा गया, फिर ऐसा गया, फिर वापस ऐसा आया, यू शेप में गया. कितना था? 4 मीटर. ऊपर कितना गया? इधर कितना गया? 4 मीटर. मैं पूछूंगा डिस्टेंस कितना कवर हुआ? 10 मीटर. मैं यहां से शुरू करता हूं, ये मेरी इनिशियल पोजीशन है, और यहां पर मैं खत्म करता हूं, ये मेरी फाइनल पोजीशन है. और मेरी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, पाथ नहीं बोल सकते, डिस्टेंस बोलना पड़ता, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसे मैं कहूंगा डिस्प्लेसमेंट. हम ये देखते हैं शुरू कहां से किए और खत्म कहां पे किए. शुरू कहां से किए, खत्म कहां पे किए. जहां से शुरू किए और जहां पे खत्म किए, वहां से एक स्ट्रेट लाइन बनाओ, है ना. तो उस डिस्टेंस को या फिर उस उतने स्ट्रेट लाइन की लेंथ को हम लोग क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट, है ना. वैसे डिस्प्लेसमेंट का एक और डेफिनेशन है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. एक ऑब्जेक्ट का मोशन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे. तो ऑब्जेक्ट पहले यहाँ था, ऑब्जेक्ट पहले यहाँ था, आया ना. अच्छा, चल फिर के वो कहाँ गया? इधर आया, है कि नहीं. तो हम जब बोलते हैं ऑब्जेक्ट पहले यहाँ था, फिर चल फिर के पूरा वो इधर आया, तो ऑब्जेक्ट का क्या हो गया? मोशन हो गया. यहाँ से वो यहाँ आ गया, तो इसको भी हम लोग क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. आई बात समझ में आपको? हाँ, डिस्टेंस. हाँ, जिस रास्ते से पहुंचेगा वो डिस्टेंस रहेगा. हाँ, और जी हाँ, कहाँ से कहाँ गया, बस हमको ये बताना रहता है डिस्प्लेसमेंट में, वो कहाँ था और कहाँ चला गया, है ना. वो पहले कहाँ था? अकोला में था, या पहले वो बालापुर में था, वो कहाँ आ गया? अकोला में. तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुआ? बालापुर टू अकोला. वो तुम कुछ रोड से आए, वो हमको मायने नहीं रखता, सिर्फ बालापुर से तुम अकोला आ गए. ठीक है. तो ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन को हम लोग लिखेंगे. द शॉर्टेस्ट
distance between initial and final position of a particle is called as displacement. इसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, या फिर इसको हम लोग ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं, द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पोजीशन टू another position is called as displacement. is called as displacement, है ना। तो ये हम लोग ने देखा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, इससे हम लोग बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, इसको कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट। या फिर एक ऑब्जेक्ट का मोशन एक पॉइंट से अनदर पॉइंट, हाँ, एक पोजीशन से अनदर पोजीशन तक, उसको भी हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। लिख लीजिए। बॉयज में कौन एब्सेंट है? राज। चलिए, हुआ बेटा। अब हमको इसकी कुछ खासियत, उसकी प्रॉपर्टीज, कुछ खास की पॉइंट्स उसके बारे में लिखना है। तो नोट करके लिखेगा और एक एक पॉइंट जो मैं बोलता जाऊंगा ओरली, आप उसे नोट डाउन करिए। सबसे पहला कुछ मैं लिख देता हूं, द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस as well as displacement is meter. तो डिस्टेंस एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट दोनों का एसआई यूनिट क्या आता है? मीटर। एंड द डायमेंशन इज क्या आएगा? L1। तो इसका एसआई यूनिट मीटर होता है और डायमेंशन L1 होता है, दोनों का, डिस्टेंस का भी और डिस्प्लेसमेंट का भी। दूसरा पॉइंट, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी whereas displacement is a vector quantity.
तो डिस्टेंस तो एक स्केलर क्वांटिटी है, मगर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। बोले कैसे? अमजद इसमें एक डाल दो, थोड़ी देर से दूसरी भी दूंगा। तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो डिस्टेंस में हमें सिर्फ ये बताना पड़ता है कि आप जिस रास्ते से चल के गए थे उस रास्ते की लंबाई कितनी थी। डिस्प्लेसमेंट में हमें ये बताना पड़ता है कि एक ऑब्जेक्ट सरका, अपनी जगह से हट गया, तो किधर हटा है, उसका डायरेक्शन बताना जरूरी है। अब अगर मैं कहूँगा कि ये मेरे पास बॉटल है ना, अगर मैं कहता हूँ कि इस बॉटल को मैंने 2 मीटर सरकाया, आपके माइंड में क्वेश्चन मार्क बन रहा कि किधर सरकाए, राइट में सरकाए, लेफ्ट में सरकाए, आगे सरकाए कि पीछे सरकाए, या ऊपर है या फिर नीचे। तो विदाउट डायरेक्शन ये इंफॉर्मेशन अधूरी है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या है, डायरेक्शन जरूरी है बताने के लिए, समझ रहा कि बेटा, इसीलिए उसको कहते हैं कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। वेयर एज डिस्टेंस के लिए कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, आप जिस रास्ते से चल के आए थे उस रास्ते की लंबाई बता दो और हम लोग कहेंगे कि भैया वो क्या है, आपका स्केलर क्वांटिटी है। Displacement can be positive or negative, but distance is always positive। तो डिस्टेंस जो डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, मगर डिस्टेंस जो है ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अगर मैं अपनी राइट साइड को प्लस मान के चलता हूं, अब कैसा है, फिजिक्स में आप राइट और लेफ्ट नहीं लिखते, प्लस आई माइनस आई से डायरेक्शन बताते हैं। तो अगर मान लो आपका राइट साइड वाला डायरेक्शन आपके लिए पॉजिटिव है, तो लेफ्ट वाला साइड वाला डायरेक्शन आपके लिए नेगेटिव हो जाएगा। अगर ऊपर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव है तो नीचे वाला डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर किसी चीज़ का आप डिस्प्लेसमेंट बताते हैं माइनस आई कैप में या माइनस में बताते हैं, तो आप ये बताना चाहते हैं कि वो राइट साइड से ऑपोजिट हमारा डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ है। यानी जनरली यहाँ नेगेटिव साइन हम इस्तेमाल करते हैं डिस्प्लेसमेंट में ये बताने के लिए कि उसका डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में। एग्जाम्पल जब हम लेंगे तो प्रॉपर समझ में आएगा। मगर डिस्टेंस ऐसा कभी भी नहीं होता, डिस्टेंस में कोई पॉजिटिव निगेटिव नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ ग्राफ को सॉल्व करने के लिए, है ना। कुछ रैंडमली कुछ ग्राफ दिए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं थोड़ी देर के लिए एक ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा है। आप बोलेंगे हाँ हाँ समझ में आ रहा कि पार्टिकल पहले ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, है ना। अगर यही ग्राफ मैं डिस्टेंस के लिए प्लॉट करूं, ये मैं प्रैक्टिस में आपको बताऊंगा, मॉड्यूल में है ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे। तो अगर आपका डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ ऐसा आ रहा है तो ये गलत है। क्यों गलत है? निगेटिव रीजन में चला गया हो, है ना। और डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता, वो हमेशा पॉजिटिव होता। तुम देखो कोई भी ग्राफ में अगर ऊपर डिस्टेंस लिखा हुआ है, गौर से सुने, सब लोग सुने, अगर किसी भी ग्राफ में ऊपर क्या लिखा हुआ है डिस्टेंस और नीचे निगेटिव रीजन में वो कर्व आ गया है ना, तो वो गलत ग्राफ हो। आई बात समझ में? याद रहेगी ये सबको? कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस डालूंगा मैं आपके टेस्ट पेपर्स में, डीपीपीज में, ये सारी चीज़ों को ध्यान दे। हाँ, वो हमेशा कैसा भी हो, कैसी भी डिजाइन हो, वो ऊपर ही रहेगी। समझ में आ रहा ना? तो ये पॉइंट उस हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे, फोर्थ पॉइंट, the magnitude of distance can be greater than equal to displacement। डिस्टेंस तो पॉजिटिव रहता है,
तो डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है। बोले कैसा? जैसे कि बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या हो, पहले वो समझो। इससे बड़ा भी हो सकता, उसके बराबर भी हो सकता। सब लोग ध्यान दीजिए, सब लोग ध्यान दो। मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये मेरा इनिशियल पोजीशन है, हाँ या ना? ठीक है। अब मैं चल के जा रहा हूँ, 1 2 3 4, मैं 4 मीटर इधर चल के गया, स्ट्रेट लाइन पे चल के गया, हाँ या ना? स्ट्रेट लाइन पे चल के गया। मेरा डिस्टेंस कितना कवर हुआ? 4 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 4 मीटर, है ना? क्योंकि इनिशियल और फाइनल वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही है ना? अब ऐसा है कि अगर मैं स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता हूँ, अगर मैं स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता हूँ, सुहाब अच्छे से सुन, अगर मैं स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता हूँ तो मेरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। मतलब मैग्नीट्यूड, उसका वैल्यू कैसा होता है? सेम। अगर मैं स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता हूँ तो मेरा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। अगर मैं मान लो विदाउट डायरेक्शन चेंज किए ट्रैवल किया था पहले, अब मैं अगर अपना डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ, जैसे मान लो पहले 4 मीटर ऐसा गया था और अब वापस 2 मीटर आया, मैं पहले 4 मीटर ऐसा गया था, रिटर्न कितना आया? 2 मीटर, है ना? तो 4 मीटर गए थे, 2 मीटर वापस आए। शुरुआत यहाँ से हुई थी, ख़त्म यहाँ पर हुए थे आप, है ना? ख़त्म मतलब रास्ता ख़त्म यहाँ हुआ था, है ना? तो भैया अब मैं आपसे पूछूंगा डिस्टेंस कितना कवर किया आपने? 6 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ आपका? 2 मीटर। अरे शुरुआत यहाँ से हुई, ख़त्म यहाँ पर हुआ, तो यहाँ और यहाँ का बीच का फासला कितना हो जाएगा? 2 मीटर्स, है ना? क्योंकि 4 ऐसा 2 ऐसा, तो बचा कितना? 2। 4 ऐसा 2 ऐसा, तो बचा कितना? 2। तो वही आपका क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। तो इस बार तुमने नोटिस किए होंगे कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा है। डिस्टेंस 6 मीटर है, डिस्टेंस 6 मीटर है और डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर है, हाँ या ना? तो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है ना? और अगर अपने डायरेक्शन चेंज किए तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो जाएगा, है ना? अना समझा, है ना? तो इससे मतलब समझ में क्या आया हमको कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा भी हो सकता है, उसके बराबर भी हो सकता है, मगर डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं होगा। ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना? फिफ्थ पॉइंट, इफ अ पार्टिकल travels in a straight line if a particle travels in a straight line, the distance and displacement will have same मैग्नीट्यूड। अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है तो उसके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कैसा रहेगा? सेम रहेगा। टाइम क्या हुआ? 11 को 5 कम। तो हम लोग ने देखा कि एसआई यूनिट क्या होता है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस पॉजिटिव ही रहेगा, डिस्प्लेसमेंट जबकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रह सकता है, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा या उसके बराबर होगा। हाँ, अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है तो फिर वो सेम हो जाएगा, ठीक है। एक आखिरी पॉइंट ले लेते हैं, इफ पार्टिकल
returns to its initial position, अगर पार्टिकल अपनी पुरानी वाली पोजीशन पे लौट के आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट विल बी 0 whereas distance will have some value greater than 0. ठीक है, अगर पार्टिकल घूम फिर के वापस अपनी पुरानी जगह पे आ गया तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, सॉरी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0, मगर डिस्टेंस की कोई ना कोई एक डेफिनेट वैल्यू होगी ग्रेटर देन 0. ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट वर्ड्स में लिखना चाह रहे हैं ना आप, चलेगा, दौड़ेगा. इस चैप्टर का वेटेज है 1 to 2 क्वेश्चंस, 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं नीट में. और जैसे कि मैंने कहा ज़्यादातर काइनेमेटिकल इक्वेशंस पे होते हैं. ग्राफ भी बहुत आता है इस चैप्टर का, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ग्राफ इसका, तो ख़ास तौर से ग्राफ को भी अच्छे से ध्यान देना. मैं हर एक टाइप के मोशन का ग्राफ आपको बताते चला जाऊंगा. ठीक है, चलिए हो गया बेटा. मार्क्स सॉरी मिल गया ना आपको, घर पे मैसेज चले गए ना आपके. पूछता हूँ मैं अभी, कौन सा था आपने लास्ट टाइम? अच्छा, वेक्टर्स प्लस यूनिट्स एंड मेजरमेंट. संडे के दिन कैलकुलस, तो फिर वो एमसीक्यू फॉर्म में नहीं देना पड़ेगा मुझको, वो आपको एज अ क्वेश्चन पेपर टाइप में देना पड़ेगा. अरे क्या एमसीक्यू कहाँ से दूँगा उसको बना के, बहुत टाइम लगता है उसका एमसीक्यू बनाने में. 50 एमसीक्यूज बनाऊँ उसके, देखते कल आपको बताता हूँ मैं, है ना. इसका देखो, अब यहाँ से देखो थोड़ा सा एक्सेलरेटेड मोड में हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं. थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे, टाइम ज़्यादा लेंगे, क्योंकि बिफोर अप्रैल और मई है ना आपका जो, बल्कि मार्च, मेरा टारगेट तो मार्च रख रहा हूँ मैं, मगर मुश्किल है फिर भी. तो बिफोर अप्रैल एंड मई मुझे NCERT 11th का पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट करना है ना, जो आपको गिनाया था मैंने. तो उसके लिए आपको लगातार लगे रहना पड़ेगा. दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, ज़रा सा भी आपने लैगिंग की है, ज़रा सी भी, है ना, आपको रोज़ का क्या होना चाहिए देख लो, गौर से देखो. रोज़ का आपका शेड्यूल ऐसा होना चाहिए कि आप यहाँ से जाने के बाद शाम में जब भी आपको खाली वक्त तो मिलता ही है ना, मतलब जो भी आपके पढ़ने का टाइम है, स्टडी का टाइम होगा, जैसे 6 बजे से लेकर रात के 10-11 बजे तक. अरे वाह, इतना बड़ा टाइम, तो भाई आपको ये करना पड़ेगा. वेलकम टू नीट एंड जेई, है ना. 6-6 घंटा 9-9 घंटा बैच पढ़ाई करते बच्चे, है ना. आपका कंपटीशन उन लोगों के साथ है. आप क्या सोच रहे 1 घंटे में हो जाएगा आपका? हाँ, तो जो भी है अभी इनिशियल फेज़ में आपको कम से कम 3 घंटा या 4.5 घंटा, है ना. तो हर एक सब्जेक्ट को 1-1 घंटा या 1.5 घंटा या 2-2 घंटा ऐसा बांट के स्टडी करो. अब करना क्या है देखो, ख़ास तौर से ध्यान दो. मैंने पहले भी कहा था NCERT सभी के पास होना चाहिए.
आई होप सभी के पास है ना। तो सबसे पहले तो क्या करो, जो क्लास में ये चीज़ दिखाई गई A to Z, उस चीज़ को सबसे पहले क्लास में जो चीज़ दिखाई गई, जो प्रॉब्लम सॉल्व कराए गए, उसको अच्छे से पढ़ लो, रिवाइज कर लो। हार्डली इसके लिए 15 से 20 मिनट लगेंगे अगर आप कॉन्सेंट्रेशन ज़बरदस्त रखना। वो जो बोला था ना डॉक्टर शाह फैसल, है ना, वैसा टाइप का कॉन्सेंट्रेशन रखना पड़ेगा आपको। तो पूरा कॉन्सेंट्रेशन से पूरा अच्छे से पढ़ो, क्या था, ये पॉइंट का मीनिंग क्या होता है, वो पॉइंट का मीनिंग क्या होता है, ये सारी चीज़ें। दूसरा आपको जो है ध्यान रखना है कि भाई ठीक है वो हो गया, अब मैं उसको NCERT में से पढ़ता हूँ, वो टॉपिक को हाइलाइटर साथ में रखना। लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो उसको हाईलाइट करते चलो, है ना। पूरी बुक को मत करते बैठना हाईलाइट, बोले सारी बुक इंपॉर्टेंट, लो रंग बिरंगी, वैसा नहीं करना, अपने हिसाब से। अब जनरली मैं क्या करता हूँ, 2 तरह के हाईलाइटर यूज़ करता हूँ, एक ऑरेंज और एक ग्रीन। मेरा ऑरेंज वाला जनरली मैं तब यूज़ करता हूँ जब मुझे लगता है कि ये कंसेप्चुअली इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। और ग्रीन वाला जब मैं यूज़ करता था कि जब यहाँ मुझे लग रहा है कि इसमें मुझे डिस्क्रिप्शन दिया गया है न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करने का, है ना, तो मैं उसको ऐसा ग्रीन से हाईलाइट करता हूँ। तो ऐसा अगर आपको लग रहा है कि यार इसमें मेथड बताया हुआ है, इसमें कंसेप्ट बताया हुआ है, तो अलग अलग उससे हाईलाइट करो उसको, ताकि समझ में आए कि मुझे कंसेप्ट स्टडी करना है तो ऑरेंज को फोकस करो, मेथड स्टडी करना है तो ग्रीन वाले पे फोकस करो, है ना। जेई वालों को खास तौर से रिकमेंड करूँगा, आप HC वर्मा लेना चाहिए आपको, है ना। HC वर्मा से स्टडी करो, और HC वर्मा में, बल्कि नीट वाले भी कर सकते यूज़, ऐसा नहीं है, बस थोड़ा सा HC वर्मा का थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ा सा हाई है, मतलब उनका मैथमेटिकल लैंग्वेज यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँगा मैं सभी पार्टिकल के मासेस को ऐड कर रहा, तो आप लिखेंगे M1 + M2 + M3 +, है ना। HC वर्मा में उसी चीज़ को ऐसा लिखा रहेगा, समेशन I = 1 to n mi, है ना। अब भैया जिसको मालूम नहीं है वो एकदम बिचक जाएगा, अरे मेरे बाप क्या चीज़ है ये है ना। मगर कुछ नहीं, एक सिंपल है, मासेस को ऐड किया गया है ना। बट अच्छी चीज़ है, बहुत बेहतरीन किताब है वो HC वर्मा। उसमें मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करने के टेक्निक्स भी बताए गए हैं, सब है, अच्छी, बहुत अच्छी किताब है ना। नीट वालों को भी लेने चाहिए, ऐसा नहीं है, मगर वो तब ले जब वो सीरियसली पढ़ेंगे उसको, तो है ना। और वो थोड़ा सा जेई लेवल पे है, तो अगर आप उसका मतलब जेई एडवांस लेवल पे भी है वो, तो अगर आप उसके प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठेंगे तो नीट वाले कई जगह अटकेंगे और आप ज़बरदस्ती उस पर टाइम वेस्ट करेंगे, क्योंकि आपको उस लेवल के क्वेश्चंस नहीं आने वाले। हाँ, मगर आप थ्योरी पढ़ने के लिए, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए वो अच्छी किताब, बहुत अच्छी किताब है HC वर्मा। क्योंकि आप अगर पुराने स्टूडेंट से पूछेंगे, आप अगर बाय चांस आप देखते होंगे वीडियो यूट्यूब पे वीडियोस टॉपर्स के, तो NCERT के अलावा वो HC वर्मा का नाम लेते ही है। एक कॉमन किताब है, हर कोई इस्तेमाल करता है वो, है ना। पहले तो मैंने लास्ट टाइम मतलब एक बैच को तो मैंने पूरा HC वर्मा मतलब पैसे लेकर उनको पूरा बांटा था तो HC वर्मा को कॉमन किया था। मगर वो बच्चे कैसा था, ज़्यादातर उसमें इंजीनियरिंग के बच्चे थे, मतलब उसमें रेशियो अराउंड 50-50 का था कि अराउंड 50% इंजीनियरिंग के बच्चे थे और 50% मेडिकल के बच्चे थे, है ना। और अभी जो आप जैसा हाल जानते हैं, 99% बच्चे अराउंड 98% बोलेंगे तो मेडिकल के होते हैं, हार्डली 1 to 2% जो है इंजीनियरिंग के भी होते हैं। और वो भी 98 में भी जो सीरियस लोग, सब लोग नहीं होते, बहुत कम लोग सीरियस होते हैं। तो देखो, तो जो मैं बता रहा था आपको, पहला काम आपको करना है कि क्लास में जो लिखाई गई नोट्स उसको रिवाइज करना है। दूसरा काम आपको करना है NCERT, है ना। तीसरा काम आपको ये करना है कि भाई मॉड्यूल या DPP जो भी दिया गया होगा आपको उसको सॉल्व करो, है ना। वेरी फ्यू डेज़ में आपको मॉड्यूल अपलोड कर दूंगा, है ना, और DPP दूंगा आपको, तो आपको उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना है ना। बिल्कुल भी उसमें कोई टाइम पास नहीं। आई बात समझ में आपको? ठीक है। तो कल मैं इसके न्यूमेरिकल्स लूँगा और भी कुछ आगे के एक्स्ट्रा पॉइंट्स लूँगा इंशाल्लाह। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कल ही ख़त्म हो जाएगा, है ना। फिर परसों फिर आगे के टॉपिक पे हम लोग बढ़ेंगे। बायोलॉजी का ऊपर है। हाँ जी बेटा, बहुत ही बैठ